स्टूडेंट, बजरंग स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं बीके चौधरी और आज आपके लिए फिर से साइंस यहाँ से मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में हमने डाला था कुछ रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन से बात मैं यहाँ से कर रहा था कि जो सनराइज है सनसेट है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने यहाँ से किया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है? ठीक है, तो व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट? देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकरण। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसके बेस पर बहुत सारे फेनोमेनन आते हैं। ठीक है, हमें केवल उनको समझना है। ठीक है, और मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ इसमें हमें आराम से कंसेप्ट को आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो पहले तो हमें समझना है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो कोई भी अगर ग्लास है, कांच है, अगर कांच में से अगर व्हाइट लाइट को अगर पासिंग कराएंगे तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, वो 7 कलर में वो जो डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, वो कलर कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो हम एक ग्लास यहां से एक प्रिज्म बनाते हैं। ध्यान से देखें, ये हमने कोई प्रिज्म बनाया इस तरीके से। अब हमने व्हाइट लाइट को यहां से इस तरीके से इस पर इंसिडेंट कराया। ठीक है, इंसिडेंट कराने के बाद अब देखिए यहां से थोड़ा सा इसको इस पेज का ध्यान रखें भाई, किस तरीके से फिगर सही होना चाहिए। ठीक है, फिगर में कोई भी करेक्शन इस तरीके से ना करें कि लगे कि ये फिगर है ही नहीं। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, 2 बार रिफ्लेक्शन यहाँ से जब जाएगा ग्लास में एंट्री करेगा तो थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से होगा। ठीक है, और एक इस तरीके से कर दो। अब देखो यहां से इस तरीके से हमने उन कलरों को, अब देखो यहां कौन कौन से कलर हैं आप ध्यान देना। ठीक है, वेव यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वेव ग्योर, इसको अपन बोलते हैं वेव ग्योर। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब सबसे मेन चीज क्या होती है? देखो ये तो आपको पता है कि जब आप व्हाइट लाइट को आपने इंसिडेंट कराया, इंसिडेंट कराने से वो 7 कलर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इसी को हमने क्या बोल दिया? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोल दिया इसको? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब यहां से अगर आपका कोई भी ग्लास हो और उसमें से व्हाइट लाइट तब एंटर करे, पासिंग हो उससे, तो वहां वो व्हाइट लाइट आपकी 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने वाटर ड्रॉप ले रखी है, ठीक है, वाटर ड्रॉप, अब वाटर ड्रॉप जो होती है, अगर उस वाटर ड्रॉप में से जब सन की लाइट उसमें से पासिंग होती है, छोटी छोटी बूंद उनमें से जब पासिंग होती है तब आपका रेनबो बनता है। ठीक है, किसका फेनोमेनन है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। ठीक है, और इस पर बेस पर अगर हम बात करें कि एक जो आकाश का रंग होता है वो हमेशा नीला दिखाई देता है, क्या रीजन है भाई इसका? कैसे बता सकते हैं क्यों नीला होता है?
तो देखिए एक रैले साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने वन अपॉन लैम्डा फोर एक ये नियम, ठीक है, हायर क्लास में आप पढ़ोगे, 12th क्लास के अंदर ये आपका अच्छे तरीके से कंसेप्ट भी है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ समझाने के लिए ले लिया है, केवल आप इतना ध्यान रखें कि ये एक अपने आप में एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, ठीक है, एक फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम इस सारे डिस्पर्सन ऑफ लाइट को समझने वाले हैं, ठीक है। तो लैम्डा क्या होता है, ये इसका सिंबल जो होता है ना, ऐसे करके ये होता है लैम्डा। लैम्डा से इसको लैम्डा जो होता है, जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, जो किसी तरंग की लंबाई होती है, तरंग की लंबाई, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। अब यहां पर जो 7 कलर है ना, उनकी वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। अब ज्यादा होगी तो क्या फर्क पड़ेगा और कम होगी तो भी क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें फेनोमेना पढ़ना है कि आकाश गर्म नीला होता है, क्यों होता है भाई, क्या रीजन है इसका, ठीक है। जब सूर्योदय होता है तो रेड कलर ही दिखाई देता है और बाकी के कलर कहां छिप जाते हैं। तो बहुत सारे फेनोमेनन है इसके, बस इसी कंसेप्ट पर आपके सारे यहाँ पर फेनोमेनन क्लियर होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां से इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये अपॉन में लिखा हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, लैम्डा की पावर 4। अब जिसकी ये ज्यादा होगी उसका इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। डिस्पर्सन बोल दो मेमोराइज करने के लिए। अगर लैम्डा अगर आपका मोर देन है तो इस कंडीशन में डिस्पर्सन कम होगा, क्योंकि ये अगर ज्यादा होगा ये कम, अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अपोजिट, क्या होता है, अपोजिट। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे अपन नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी प्रोपोर्शनल आई, ठीक है, और करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं ओम के नियम से तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये सिंबल हम बहुत जगह यूज करेंगे ये, ठीक है, लेकिन अगर अपॉन में लिखा हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बच्चे मैं यहां पर बात कर रहा था आपसे कि हमारे 7 कलर हैं और 7 कलर में सबसे ज्यादा किसकी वेवलेंथ होगी, सबसे ज्यादा होगी रेड की, उससे कम होगी ऑरेंज की, उससे कम होगी येलो की, और उससे कम होगी ब्लू की और इंडिगो, ठीक है, और वायलेट। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 जो कलर हैं इनकी वेवलेंथ ऊपर से नीचे चलने पर, यानी कि ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो वेवलेंथ हमारी डिक्रीज होती है और नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ हमारी इंक्रीज होती है। तो बच्चों यहां ध्यान देना, रेड कलर इसकी वेवलेंथ कैसी है, इसकी कैसी है, ज्यादा, ठीक है, ये कैसा होगा, कम होगा। बात समझ में आई ना। अगर ये ज्यादा है तो ये कैसा होगा, कम होगा। मतलब ये निकला कि रेड कलर की वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है, उसका डिस्पर्सन बहुत कम होगा, वो रेड कलर कम फैलेगा, और कम फैलेगा इसका मतलब है वो हम तक आसानी के साथ पहुंच जाएगा। तो हमें लगेगा कि सूर्य जब उदय हो रहा है तो वो लालिमा जो छा रही है उस पर, ठीक है, रेड कलर का जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर की वेवलेंथ कैसी है, बहुत ज्यादा है, और जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, डिस्पर्सन उसका बहुत कम होता है। डिस्पर्सन कम होता है तो सन से निकलने वाली रे, या वहां से जहां से उसका कोई सोर्स है तो वहां से चलने वाली रे हम तक आराम से पहुंच जाती है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा रेड के साथ में ऑरेंज भी दिखाई देता है, येलो कलर भी दिखाई देता है, तीनों कलर मिक्स दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ी सी कम वेवलेंथ किसकी होती है, ऑरेंज की होती है, उससे भी थोड़ी सी कम किसकी होती है, येलो की, पर ब्लू कलर का बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि फिर तो वो नीचे होता हुआ जा रही है ना, वेवलेंथ घटती हुई जा रही है, तो फिर वो नहीं देगा। अच्छा दूसरी बात, एक फेनोमेनन ये हो गया। दूसरा फेनोमेनन क्या है, दूसरा फेनोमेनन है कि यदि सबसे कम
सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट कलर की। किसकी है? वायलेट कलर की। तो इसकी कम है तो डिस्पर्सन क्या होगा? इंटेंसिटी क्या होगी? वायलेट कलर की बहुत ज्यादा, ठीक है। इंटेंसिटी ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि ये कलर डिस्पर्स ज्यादा होगा, फैलेगा ज्यादा, ठीक है। और यही हम पढ़ रहे हैं, जिसकी वेवलेंथ कम है। तो इसी फॉर्मूले से हमारा ये फेनोमेनल क्लियर हो रहा है कि जिसके लिए वेवलेंथ कम होगी उसके लिए उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी। और जिसकी कम होगी उसकी कैसी होगी? ज्यादा। और ज्यादा है तो कम होगी। एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है? लेस देन, ठीक है। तो इंटेंसिटी कैसी होगी? इंटेंसिटी कैसी होगी? मोर देन होगी, ठीक है। ग्रेटर देन होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। और यदि आपको कोई भी फेनोमेनन देता है इसका तो आप इसे फॉर्मूले का यूज करते हुए उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है आप बता सकते हैं? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका डिस्पर्सन कैसा होगा? कम होगा। इसलिए रेड कलर क्या है? फैलता नहीं है, वो हम तक पहुंच पाता है। दूसरी, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो वेवलेंथ कैसी हो जाती है? कम होती चली जाती है। और सबसे ज्यादा कम किसकी होती है? वायलेट कलर की होती है। वायलेट कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ कैसी है? सबसे कम। डिस्पर्स कैसी होगी? ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यही घटना तो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, ठीक है। इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। जब बरसात हो जाती है तो छोटी छोटी बूंद जब एटमॉस्फेयर में अगर रह जाती हैं तो उसमें से जब व्हाइट लाइट जब एंटर करती है, पासिंग होती है उससे, तो वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसी से क्या बनता है? रेनबो बनता है, ठीक है। क्या बनता है? रेनबो। तो रेनबो भी इसी का फेनोमेनन है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। तो इसके बाद हम बात करेंगे लेंस। अब लेंस देखिए आप, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि अभी भी जो बच्चे मुझसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन बच्चों से आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट यहां से आपके क्लियर होंगे, ठीक है। आशा दिलाता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर मैं यहां से वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेंस। अब लेंस जो देखो कुछ नहीं करना, ठीक है। माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करना, कुछ भी मतलब इस तरीके से कुछ है भी एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। लेंस क्या होता है? लेंस कितने टाइप के होते हैं? लेंस 2 टाइप के होते हैं। जैसे मिरर पड़े थे ना, मिरर कौन कौन से पड़े थे? कॉनकेव मिरर पड़ा था, कॉन्वेक्स मिरर पड़ा था। तो यहां भी कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। शायद इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको उत्तल बोलते हैं शायद, है ना। आप नहीं करें तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज होंगे। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो कॉनकेव कौन सा लेंस होगा और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होगा, ठीक है। ध्यान दो, समझो इसको, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होगा। अगर कोई स्फीयर इस तरीके से है, ध्यान देना, इस तरीके से आप इसको यहां से कट करो, किया, कर दिया। एक स्फीयर है ग्लास का, कांच का, उसको आपने राउंड रंग गल यानी वो गोल है और इस तरीके से आपने उसको कट किया। कट करने के बाद इसको ज्वाइंट कीजिए। क्या कीजिए? इसको ज्वाइंट कीजिए, मतलब इसको दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये स्थिति होगी ना। अब सोचो अगर इसको अलग अलग कर देते, इसके 4 पोर्शन हो गए, देखो इस तरीके से, इस तरीके से और ये इस तरीके से और इस तरीके से, है ना। ये 4 पोर्शन हुए। अब मेरी बात सुनो, अगर आपने इसको उल्टा कर दो, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, इसको नीचे वाले को यहां ले लो, इसको, बन गया दूसरा लेंस। ये कौन सा लेंस होगा? ये कौन सा लेंस होगा? ये होगा आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है।
उत्तल लेंस अवतल लेंस, कुछ इस तरीके से इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहां पे ध्यान दो, जो कॉनकेव लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, क्या होगी इसकी डेफिनेशन, तो समझो भाई कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कॉनकेव लेंस, ये मैंने कॉनकेव बनाया, ठीक है, ये मैंने कॉन्वेक्स बनाया, ठीक है, जो किनारों से एजिस, जो एजिस पे से कैसा हो, पतला हो, और बीच में से इसका डायमीटर कैसा हो, ज्यादा हो, मतलब बड़ा हो। ठीक है, बड़ा हो, जो किनारों से पतला बीच में से मोटा, ऐसा लेंस आपका कौन सा होगा, कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। जो किनारों से पतला, सॉरी बीच में से पतला और किनारों से मोटा, देखो यहाँ पर इसका कुछ डायमीटर बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पर कैसा है, मिनिमम है। ठीक है, यहाँ डायमीटर मैक्सिमम कहां पर है, बीच में देख रहे हो आप, मिनिमम कहां पर है, यहाँ पर है। ठीक है, मैक्सिमम इसमें इसमें अगर देखेंगे डायमीटर कहां पर है, किनारों पर, मिनिमम कहां पर है, यहाँ पर, दोनों अपोजिट हो गए। ये किनारों से पतला बीच में से मोटा होगा। स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो स्टडी कर रहे हो तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो देखो यहां से अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, इससे पहले यहां इसका जो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं यहां पर। देखो अगर इसका सेंट्रल देखनी है, ठीक है, इस वाले इसका वो इधर होगा कुछ, है ना, और इससे का इधर होगा, तो इसमें हम जो कर्वेचर सेंटर लेंगे ना, ध्यान देना, वो कर्वेचर सेंटर आपके दो होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ठीक है, इसको अपन 2r ले लेते हैं और यहां पर 2r, समझने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, 2r यहां पर आप 2f ले लेते हैं, यहां पर 2f, ये बीच वाला जो पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें देखो इससे रिलेटेड डेफिनेशन, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र ऐसे बोल सकते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड, पहले तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो आप लेंस ले रहे हो ना, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, उसका मिडिल पॉइंट, उसका बीच वाला पॉइंट ही क्या कहलाएगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, वहां मिरर का मिडिल पॉइंट क्या था, आपका मिरर का मिडिल पॉइंट क्या था, वहां पर मिरर का मिडिल पॉइंट जो था आपका वो था पोल। इसको अपन O से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैंने वहां पर मिरर का मिडिल पॉइंट आपका P से रिप्रेजेंट किया था, ध्यान देने की बात है। ठीक है, वहां मैंने P से रिप्रेजेंट किया था, यहां पर मैं O से कर रहा हूं। अब देखो इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में बता रहा था वहां से कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो इंफिनिटी से चलकर सी को टच करते हुए और मिरर पर इंसिडेंट हो पोल पर। ठीक है, पोल से टच हो, इंफिनिटी से चलकर सी को टच करते हुए कहां निकल के जाए, मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि यहां पर सी पॉइंट है और सी को टच करते हुए इंफिनिटी से कोई रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ती हुई जा रही है, तो इस तरीके से सी को टच किया और पी पॉइंट को उसने ज्वाइन किया, तो ये इंफिनिटी से पी पॉइंट, यानी क्या बनी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बनी थी, मुख्य अक्ष जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, जो R टू R डैश को मिलाने वाली एक लाइन जो होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी हम बात करते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है, फोकस पॉइंट क्या होगा, अब मेरी बात है, फोकस पॉइंट यहां दो होंगे, लेकिन यहां 2f भी है 2f डैश,
ठीक है, यहाँ 2f ले लिया, यहाँ 2f डैश ले लो, या 2f यहाँ 2f डैश, जैसे आपकी मर्जी हो जैसे। अब जब भी कोई रे इस तरीके से इंसिडेंट कराएंगे तो इंसिडेंट कराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ना होने की वजह उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, लेंस ले रखा है, रे आर पार जा सकती है, वहां रे आर पार नहीं जा सकती थी, पीछे लौटती थी, यहाँ पे क्या होगा, आर पार होगी। तो सीधी सी बात है, जब आर पार होगी तो कहीं ना कहीं तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे करेंगी वो उसका क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो यहाँ से आपने रे को इंसिडेंट कराया तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा, क्योंकि कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर रे कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जहां जिस पॉइंट पर उसने इंटरसेक्ट किया, मतलब वही पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आराम से आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड जो हमारे यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए उससे पहले कुछ इसके इमेज फॉर्मेशन के जो हमारे रूल्स हैं उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, फिर उसके बाद कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। ठीक है, किस लेंस की बात करेंगे, पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे और फिर कॉनकेव लेंस। वहां कॉनकेव मिरर की ज्यादा की थी, कॉन्वेक्स मिरर की कम की थी, वहां 2 इमेज बनी थी कॉन्वेक्स मिरर की, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की 6 इमेज बनेंगी। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से। तो देखो यहाँ पर मैं इस तरीके से ले रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट बस ध्यान रखो, 2 नियम याद रखो, ज्यादा पढ़ने नहीं। ठीक है, 2 नियमों में आपका सारी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आप कंसेप्ट को इस तरीके से निकालने का प्रयास करो जिससे आपको कोई आगे फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए। देखो यहाँ पर अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे को इंसिडेंट कराता हूं तो उस पोजीशन में, उस स्थिति में उसका रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से निकलेगा, है ना, वो भी बात मैं बता रहा था कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, कि किस तरीके से वो रे जो है रिफ्लेक्टेड होकर के किस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि मान के चलिए फर्स्ट रूल है इमेज फॉर्मेशन का, तो इमेज फॉर्मेशन हमें इससे नेक्स्ट पॉइंट में करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहां पर आपका 2f डैश, यहां पर 2f डैश ले लो, और यहां पर 2f, और यहां पर 2r डैश, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे आप रिप्रेजेंट कर दो आपकी, लेकिन यहाँ पर फोकस पॉइंट होते हैं। तो आप इसे ध्यान दो थोड़ा सा कि जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालूंगा ना तो उसका रिफ्रैक्शन ऐसे होगा, फोकस पॉइंट कहीं से नहीं करना, आगे से नहीं करना, पीछे से नहीं करना। ठीक है, ऐसे डालूंगा इस तरीके से होगा। ठीक है, और डालूंगा इस तरीके से, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डालूंगा तो यहां पर आपका क्या होगा, फोकस पॉइंट। बात आई समझ में कि जब भी कोई भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कॉन्वेक्स लेंस में डालूंगा तो उस स्थिति में उसका रिफ्रैक्शन फोकस पॉइंट से होगा और कहीं से नहीं होगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। सेकंड क्या है, अगर आपने यहां पर इस तरीके से 2f डैश, 2f और 2r, ये केवल मैंने लगा इस तरीके से। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो ना, बुक में कुछ अलग तरीके से लिख रहा हो तो आप ये कहेंगे सर ये बुक में कुछ अलग तरीके से, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप फ्रीडम हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जब भी अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर को टच करेगी, जब भी कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर को, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये, इसको अगर टच करती है तो रे का रिफ्रैक्शन, रे कैसे जाएगी, कुछ डिफ्लेक्शन होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। अगर आप, तुम्हारी मर्जी है कि भाई हम यहां से डालना चाहते हैं तो ऐसे ही डलेगी। ठीक है, आपका मन है सर यहां से डालने का प्रयास करेंगे हम, तो आपका मन है कि इस तरीके से डालेंगे, तो जहां सी को टच करती, यानी कि उसके ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ को अगर टच करती है, कोई भी लाइन ऑप्टिकल सेंटर को टच करती है, इसका मतलब ये निकलता है कि वो रे बिना किसी डिफ्लेक्शन के यानी कि सीधा ही मूव करेगी। ठीक है, उसका मोशन कैसा होगा, सीधा होगा, वो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होगी, ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, वो भी ऐसे ही जाएगी जैसे आ रही थी।
उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो सीधी पासिंग होगी। ठीक है, आया हुआ समझ में? तो इन्हीं दो नियमों का यूज करके हम अपनी इमेज का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यहाँ से आज मैंने जो इमेज फॉर्मेशन के दो रूल्स कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सारी इमेज आपको यहाँ से समझा दूंगा, और कॉन्केव जो लेंस है उसके रूल्स क्या क्या है, उसमें किस तरीके से रे का रिफ्रैक्शन होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और साथ में उसकी भी इमेज का फॉर्मेशन मैं वहां से नेक्स्ट वीडियो में आपको बना दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका आएगा साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की बात। ठीक है, क्योंकि उसको समझना हमारे लिए इतना जरूरी है, क्योंकि हम बिना उसके कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसा आपने देखा था कि मैंने कुछ एग्जांपल आपको कराए थे कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के, तो मैंने उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, उसकी इमेज कहाँ बनती है, किस तरीके की बनती है, तो इमेज डिस्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, कौन किस तरीके से कैसे होता है। तो ये सारी बातें हमारे लिए बहुत जरूरी मायने रखती है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये नहीं मालूम होगा तो हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हम उसको अगर करेंगे तो रट्टा मार के करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर केवल ये बताया जाएगा कि ये लेंस किस तरीके का है और बस। अब पॉजिटिव करना नेगेटिव करना वो आपका काम। ठीक है, वो आपको एक केवल हिंट देगा कि ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको उसके फिगर से समझाऊंगा, फिर उसके बाद ट्रिक से समझाऊंगा कि अगर आप भूल भी जाओ कभी भी तो आप लाइफ टाइम इस तरीके से याद रखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।